इसीलिए तो 18 मार्च 1956 को इसी आगरा की भूमि पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने उस वक्त कहा, मैं आज भी कहता हूं, हमें हमारे एमपी, एमएलए और मंत्रियों ने, जजों ने, डॉक्टरों ने, इंजीनियरों ने, प्रोफेसर ने, साइंटिस्ट ने, हमारे इस पढ़े लिखे समाज ने हमारे लोगों को वास्तव में धोखा दी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तो अपने 4 बच्चे हम लोगों के लिए गंवा दिए। अगर जातियां ही सारे दुख और उत्पीड़न का कारण है, तो जातियों का नाश करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्ध का धम्म देकर गए। इसी सामाजिक व्यवस्था ने तो 4000 साल तक हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने से दूर रखा। एक भाषण के तौर पर बात नहीं करना चाहता। आप समझ लीजिए कि आप क्लास के अंदर आए हैं और एक टीचर ने आपको पढ़ाना है। उस नियत से आप मुझे केवल 20 मिनट दीजिए, लेकिन 20 मिनट वहां खड़े होकर नहीं चलेगा। मैं चाहूंगा आप अपनी चेयर्स को इकट्ठा कर ले, एक साथ नजदीक आ जाए। लेकिन मेरा ये मानना है, जो क्लास होती है ना, वो 45 मिनट से और 50 मिनट के बीच पीरियड होता है, और लंबे पीरियड होते हैं तो लोगों को आधा समझ आ जाता, आधा समझ नहीं आता। तो मैं लंबी बात करने की बजाय काम की बात करना चाहूंगा। अभी हमारे वक्तागणों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष के बारे में विस्तार से चर्चा की। तो उन्होंने क्या क्या किया, मैं पूरा समय उस पर अब नहीं दोहराऊंगा। जो बातें वो कह चुके हैं, वो बातें आप सुन भी चुके हैं और सुन भी रहे हैं। मैं तो चर्चा ये करना चाहता हूं कि आज हमारे समाज के सामने समस्याएं क्या हैं। क्योंकि हम लोग अगर बीमार हो जाए और बीमारी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर आपकी बीमारी के लक्षण को सुनने के बाद आपकी बीमारी का अंदाजा लगाकर अगर दवाई दे देता है और कहता है कि ये दवाई जाकर 5 दिन तक खाओ, ठीक हो जाओगे। आप लोग दवाई 5 दिन खाते हो और ठीक अगर नहीं होते तो फिर आप दोबारा डॉक्टर वापस जाकर अपने डॉक्टर को दिखाते हो ना कि मैंने आपके बताए अनुसार 5 दिन दवाई खा ली, लेकिन दवाई खाने के बाद भी मुझे कोई आराम नहीं लगा। तो डॉक्टर सोचता है कि जो बीमारी के लक्षण बताए गए थे, उसके लक्षण को ध्यान में रखते हुए मैंने अंदाजे से दवाई दी, लेकिन आराम नहीं लगा। इसका मतलब बीमारी वो नहीं है जिसकी मैंने उम्मीद की थी। तो बीमारी के असल कारण को जानने के लिए डॉक्टर आपके ब्लड के नमूने लेता है, आपके तमाम तरह के टेस्ट कराता है, और टेस्ट कराने के बाद जब जांच के बाद रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट से डॉक्टर को पता चलता है कि बीमारी का असल कारण क्या है। और जब वो कारण उसको पता चल जाता है, फिर वो दवाई देता है। अगर उसका कोर्स मान लो 7 दिन का है, तो पहली दूसरी खुराक लेते ही आपको आराम आने लगता है, और 7 दिन के बाद आप भले चंगे हो जाते हैं। हो जाते नहीं हो जाते हैं। तो हमारे समाज की समस्याएं ये है कि हम लोग इलाज तो करना चाहते हैं, लेकिन बीमारी के असल कारण को समझ ही नहीं रहे, और समझ गए तो उसके असल कारण को दूर करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। तो इलाज हो कैसे? इलाज तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इतने बड़े डॉक्टर हुए और उन्होंने समाज की असल बीमारी के कारण को समझ लिया था, और उन्होंने इलाज करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने इलाज का पहला ऑपरेशन किया। सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके दर्द का निवारण करने का मार्ग बता दिया, और उन्होंने कहा कि मी भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। ये उन्होंने क्यों कहा? इसलिए कहा
क्योंकि जब उन्होंने पूरे रिसर्च किया, तमाम तरह के टेस्ट करके जांच की, तो बीमारी का कारण उनको पता लगा कि ये जो इस सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था और जातिवाद है, ये बीमारी का असल कारण है। जब तक वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी, जब तक जातिवाद बना रहेगा, तब तक बीमारी बनी रहेगी और दर्द बढ़ता रहेगा, दर्द कम होने वाला नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि इस बीमारी का पक्का इलाज बौद्ध में भारत का निर्माण है। क्योंकि अगर एमपी एमएलए बनने से इलाज हुआ होता, अगर मंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनने से इलाज हुआ होता, अगर जज इंजीनियर कलेक्टर डॉक्टर साइंटिस्ट प्रोफेसर बनने से इलाज हुआ होता, तो अब तक दर्द खत्म हो जाना चाहिए था। लगभग 125 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का स्कूल में एडमिशन हुआ। 125 साल पहले भी वो घड़े को नहीं छू सकते थे, और 125 साल बाद भी घड़े छूने मात्र पर इंद्र मेघवाल की पीट पीट कर हत्या कर दी। तो बदला क्या? इसलिए नहीं बदला क्योंकि हम लोगों ने भाषण देने पर ज्यादा टाइम लगाया, नेताओं का सम्मान करने पर ज्यादा टाइम लगाया। टाइम तो लगाना था लोगों को सच का आभास कराने पर, लोगों को उनकी बीमारी का कारण समझाने पर, लोगों को बीमारी का इलाज बताने पर। लेकिन हमने समय लगाया सम्मान करने पर। घंटों घंटों मंच पे सम्मान होता है। जो लोग दूर दराज से सुनने आते हैं कि बीमारी का इलाज आज हम करवाने आए हैं, वो सम्मान करते करते थक जाते हैं और फिर सोचते जल्दी से भाषण खत्म हो और हम अपने घर को जाएं। ये सही बात है, गलत बात है? यही है ना सच्चाई? तो भाई जब हम लोग सम्मान करने पे इतना ध्यान देते हैं कि नेताजी की गर्दन सम्मान लेते लेते अकड़ जाती है, इतनी मालाएं पहनाते हैं नेताओं को कि वो मालाओं का बोझ उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। उसे फिर समाज नजर नहीं आता, उसे लगता है तू तो बस खुदा बनने ही वाला है। और वो ये भूल जाता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने तुम्हें एमएलए या एमपी क्यों बनाया, तुम्हें मंत्री क्यों बनाया, तुम्हें ब्यूरोक्रेट क्यों बनाया, तुम्हें प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट क्यों बनाया? बनाया तो इसलिए था कि मैं अकेला कुछ बन पाया तो अपने करोड़ों लोगों के आगे बढ़ने का रास्ता बना पाया। मेरे ये सैकड़ों लोग तैयार हो जाएंगे तो पूरे समाज की बीमारी का निराकरण कर देंगे। इसीलिए तो 18 मार्च 1956 को इसी आगरा की भूमि पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने उस वक्त कहा, मैं आज भी कहता हूं, हमें हमारे एमपी एमएलए और मंत्रियों ने, जजों ने, डॉक्टरों ने, इंजीनियरों ने, प्रोफेसर्स ने, साइंटिस्ट ने, हमारे इस पढ़े लिखे समाज ने हमारे लोगों को वास्तव में धोखा दिया। आज हमें सच्चाई को जानना होगा। अगर हम सच्चाई को जानेंगे नहीं, बीमारी के कारण को जानेंगे नहीं, बीमारी को दूर नहीं करेंगे, तो क्या दर्द का अंत हो जाएगा? जरा सोचो, अगर कोई व्यक्ति जिसके यहां पानी की सप्लाई हो रही है, पानी में बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया वाले पानी को पीने से पेट में भयंकर इन्फेक्शन हो जाए, पेट में पानी पानी हो जाए, पेट में दर्द पैदा हो जाए और वो पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर को पता लगे कि ये जो पानी पीता है उस पानी में बैक्टीरिया है जिससे इसको पेट में गंभीर इन्फेक्शन हो गया है, डॉक्टर उसको दवाई दे
और साथ में यह भी कहे कि तुम्हारा ये दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम्हारा इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ये बैक्टीरिया वाला पानी पीना बंद करना पड़ेगा। या तो आरओ का पानी पियो या उबाल कर पानी पियो और 5 दिन ये दवाई खाओ तो तुम्हारा पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम्हारा इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके बताने के बावजूद, डॉक्टर के बताने के बावजूद, तो दवाई के बावजूद अगर पीड़ित व्यक्ति उसी प्रदूषित पानी को पिएगा और फिर दवाई भी ले ले, ईमानदारी से बताओ, उसी प्रदूषित पानी को पीकर फिर दवाई ले तो क्या उसका पेट ठीक हो जाएगा? क्या उसका इन्फेक्शन दूर हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने तो उस वक्त इस बीमारी के कारण को जान लिया था कि ये वर्ण व्यवस्था और ये जातिवाद हमारी बीमारी का कारण है। जान लिया था ना। अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, क्योंकि तुम सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें निश्चित तौर पर आज इलाज देकर जाऊंगा और इस गारंटी के साथ इलाज करूंगा कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर समाज के सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम जड़ से खत्म कर देंगे। ये मंत्री की कुर्सी, एमपी एमएलए की कुर्सी टेम्परेरी होती है। 5 साल के लिए बन गए, उसके बाद फिर उसी जनता के पास जाना और जरूरी नहीं है दोबारा जीत जाओ। और मंत्री कोई जिंदगी भर के लिए नहीं बनता। और जो जिंदगी भर बन रहे मंत्री के रूप में मर गए, क्या आज उनका कोई नाम लेने वाला है? एक बार मंत्री बन जाओ, चाहे पूरी जिंदगी बने रहो, महत्वपूर्ण मंत्री बनना नहीं है। महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें मंत्री क्यों बनाया, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें एमपी एमएलए क्यों बनाया, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें जज, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट और ब्यूरोक्रेट बनने का अवसर क्यों बनाया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने तो अपने 4-4 बच्चे हम लोगों के लिए गंवा दिए, अपनी पत्नी को जवानी में खो दिया। आखिर ये कुर्बानी उन्होंने किसके लिए दी? अगर यही सब हो रहा था, सोचो अगर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आज होते तो आज फिर से वो रो रहे होते। क्योंकि जो बीमारी का कारण खोजकर वो इलाज बताकर गए, हमने उस इलाज को नहीं अपनाया। अब वो बीमारी के बारे में मैं आपसे सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे तो आज ही इलाज बता के जाएंगे। और 2 साल के अंदर अगर पूरी तरह बीमारी खत्म ना हो जाए तो राजेंद्र गौतम को किसी चौराहे पे खड़े करके फांसी से लटका देना, बशर्ते कि जो इलाज बताऊं उस इलाज को आपको करना होगा। अगर मैं ईमानदारी से पूछूं तो ईमानदारी से आप लोग सब बताइए, हमारे साथ जो उत्पीड़न होता है वो किस कारण से होता है? जाति के कारण से। कितने लोग यहां सहमत है इस बात से कि हमारे साथ जो उत्पीड़न होता है वो जाति के कारण से होता है? जितने लोग हैं सब सहमत है। तो भाई फिर एक बात बताओ, अगर जाति के कारण से ही उत्पीड़न होता है तो फिर हम लोग जातियों को जिंदा क्यों रखे हैं? अगर जाति की वजह से उत्पीड़न है तो जातियों को खत्म करने के लिए हमने क्या किया? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, आपके आगरा से यमुना नदी गुजरती है, कानपुर से गंगा नदी गुजरती है, इसी प्रकार पूरे देश में गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, न जाने कितनी नदियां देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरती हैं। लेकिन वो सारी की सारी नदियां जो अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, वो नदियां गिरती कहां हैं? समुद्र में गिरती हैं। क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र में जाकर
एक लोटा पानी निकालकर यह बता सकता है कि इस लोटे में जो पानी है वो कौन सी नदी का पानी है? नहीं बता सकता ना। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, जिस प्रकार अनेकों जातियां जब बौद्ध बन जाएंगी तो अपनी पहचान खो देंगी और बौद्ध कहलाएंगी। यानी जाति रूपी बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बताकर गए। अगर जातियां ही सारे दुख और उत्पीड़न का कारण है तो जातियों का नाश करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्ध का धम्म देकर गए। हम सब कहते हैं हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, हम सब कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, और आगरा तो वैसे भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट और आंदोलन का गढ़ है। फिर यह गढ़ इतना सूना और खाली क्यों? कहां गया वो बुद्धप्रिय मौर्य जी का समय? कहा गया वो बहन मायावती जी का समय? क्या हम लोगों के शरीर के अंदर खून नहीं बचा? क्या हम लोगों को अपनी बहन बेटियों की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं? ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी को जन्म से नीच बनाती हो और किसी को जन्म से ऊंच बनाती हो, क्या ऐसी सामाजिक व्यवस्था में आप बने रहना चाहोगे? ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी हमारे युवा को मूंछ रखने पर हत्या कर देती हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो हमारे बच्चों को घोड़े छू लेने पर हत्या कर देती हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो हमारे भाइयों के मंदिर प्रवेश करने पर हत्या कर देती हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो मंदिर में मूर्ति छू लेने पर हमारे भाइयों का कत्ल कर देती हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के बाद उनकी हत्या कर देती हो, और ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें हत्या करने वाले लोगों के समाज के लोग हत्यारों के फेवर में महापंचायत करते हो, क्या हमें ऐसी सामाजिक व्यवस्था में बने रहना चाहिए? नहीं बने रहना चाहिए तो फिर हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था को मजबूत क्यों करें? जो सामाजिक व्यवस्था हमारा उत्पीड़न करती हो, हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था को मजबूत क्यों कर रहे हैं? अरे इसी सामाजिक व्यवस्था ने तो 4000 साल तक हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने से दूर रखा, हमारे समाज के लोगों को व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा के दूर रखा, हमारे समाज के लोगों को लगभग 4000 साल तक संपत्ति इकट्ठा करने पर बंदिश रखा। इसी सामाजिक व्यवस्था ने हमारी बहन बेटियों की हजारों साल से इज्जत लूटकर और हमारे द्वारा विरोध करने पर हमारी झोपड़ियां जलाई हो। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में हम क्यों बने रहे? ऐसी सामाजिक व्यवस्था को हम लोग क्यों मजबूत करते हैं? क्या आप लोगों को इस बात की चिंता है? क्या इस बात पे चिंता नहीं होनी चाहिए? हम लोगों ने यह सर्वे करवाया कि देश में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जज हैं, वो जज सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। हम लोगों ने इस बात का भी सर्वे करवाया कि भारत में जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर हैं, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं। तो सर्वे में निकल कर आया 98% माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के सीनियर जजेज, देश के सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। तो फिर सरकारी स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल ज्यादा क्यों खुल रहे हैं? इसके पीछे, षड्यंत्र के पीछे कौन है? क्या आप लोग इस बात को जानते हैं? पहले सरकारें थी जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, एयर इंडिया को सरकार के अधीन लिया,
जिन्होंने देश के इतने सारे सार्वजनिक उपक्रम बनाए, जिन्होंने गांव गांव तक स्कूल खोलने का संकल्प लिया, और एक आज ऐसी कौन सी व्यवस्था, कौन सी वो सरकारें हैं जिन्होंने नई शिक्षा नीति लाकर प्राइवेट स्कूल खोलना शुरू किया और सरकारी स्कूल बंद करना शुरू किया। और पिछले लगभग 15 से 20 सालों में जो सूचना के अधिकार से हमें सूचना मिली है कि 15 से 20 सालों में 2.25 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल पूरे देश में बंद हो गए हैं। जिन स्कूलों में 3000 से कम बच्चे हैं, उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। 2-2, 3-3, 4-4 स्कूलों को मर्ज करके एक स्कूल बनाया जा रहा है। कहा तो संकल्प ये था गांव गांव तक स्कूल खोलो ताकि सब पढ़ पाए, और कहा अब फिर 15-15, 20-20 गांव में एक स्कूल होगा। स्कूल बाकी बंद हो रहे हैं। स्कूल बंद होंगे तो किन के बच्चे होंगे जो स्कूलों में जाना बंद करेंगे? सरकारी स्कूलों में पढ़ के गरीब से गरीब परिवार के बच्चे ब्यूरोक्रेट बने और विजेंद्र सिंह जी जैसे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश में बने। सोचो अगर स्कूल ना खुले होते, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लोगों के पढ़ने लिखने के रास्ते ना खोले होते, तो क्या ये मेरे साथी, मेरे बड़े भाई, मेरे बुजुर्ग विजेंद्र सिंह जी क्या आईपीएस ऑफिसर बनकर उत्तर प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन पाते? सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पढ़ाई के रास्ते ना खोलते तो ये जो आपके सामने आज भाषण दे रहा है राजेंद्र गौतम, क्या वो वकील बन पाता? अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो क्या मैं एमएलए बन पाता? क्या फिर मैं मंत्री बन पाता? अरे जो कुछ मुझे दिया केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। उनके नाम पर, उनके काम पर ये मंत्री पद तो छोटा, अगर जान कुर्बान करनी पड़ जाए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मेरे साथी अभी कह रहे थे 2 नाव पे चलने से काम नहीं चलेगा, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं नाव तो एक ही है। हम 2 नाव पे ना कभी चले हैं ना कभी चलेंगे। अपने समाज की नाव को बहुत तेजी से चलाने का संकल्प कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। भाई आप भी तो अपने बेटी की शादी में अपनी जाति का लड़का लड़की ढूंढते हो। अरे आप और हम ही तो जो अपने आप को ऊंची जाति और नीची जाति का बना रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति में छोटी बड़ी जात कहां से आ गई? जब हम लिखते हैं ना दी ग्रेट चमार, दी ग्रेट वाल्मीकि, दी ग्रेट खटीक, दी ग्रेट कोहली, जिस क्षण हम अपनी जाति का व्याख्यान करते हैं और जिस क्षण हम कहते हैं, चलो उससे पहले एक सवाल पूछ लूं तब आऊंगा उस पर। अगर मैं आपसे यह पूछूं, बहुत से लोग, विद्वान लोग कहते हैं कि हमें अपनी जाति पर गर्व करना चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो लोग इस बात से सहमत हैं कि हमें अपनी जाति पर गर्व करना चाहिए, हमें जाटा होने पर गर्व करना चाहिए, वो लोग अपना हाथ खड़ा करें। जो लोग कहते हैं हमें वाल्मीकि होने पर गर्व करना चाहिए, हमें खटीक होने पर गर्व करना चाहिए, हमें कोहली होने पर गर्व करना चाहिए, जो लोग इस बात से सहमत हैं कि हमें अपनी जाति पर गर्व करना चाहिए, वो लोग अपना हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया, एक ही हाथ उठाए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लोग तैयार हो गए कि हमें अपनी जाति पे गर्व होना चाहिए। तो फिर तो तय है आपकी गुलामी इस दुनिया में। बाबा साहब दोबारा अम्बेडकर पैदा हो जाए तो भी आपकी गुलामी को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन यहां अगर 300 आदमी है, 300 आदमी में से अगर 20 आदमी ने कहा जाति पे गर्व करना चाहिए, तो 280 ऐसे भी हैं जो कह रहे गर्व नहीं करना चाहिए। इसका मतलब गुलामी की जंजीरें टूटना तय है। मेजोरिटी इस बात को मानती है कि जातियां खत्म होनी चाहिए। जो लोग चाहते हैं जाति खत्म होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, वो सब अपना हाथ खड़ा कर ले, दोनों हाथ, और खड़ा रखे तब तक जब तक ये कैमरा कैद ना कर ले। जो लोग चाहते हैं जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, वो दोनों हाथ खड़े रखेंगे, और जो चाहते हैं जातियां बनी रहनी चाहिए, वो अपना हाथ नीचे रख ले।
बहुत बहुत धन्यवाद। अपना हाथ नीचे करिए। इसका मतलब मेरे समाज के लोग अब वर्ण व्यवस्था और जातिवाद से मुक्ति चाहते हैं। चाहते हैं ना? तो जातिवाद से भी मुक्ति होगी, वर्ण व्यवस्था से भी मुक्ति होगी। और मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं जो लोग 80 और 20 की बात कर रहे थे, आप अब 80 नहीं हैं। अपने दिमाग से इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। ये चेतावनी है आगरा की इसी भूमि से, जहां से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे समाज की आजादी का आंदोलन को एक नई धार देने का काम किया था। उसी आगरा की भूमि से आज हम तय करेंगे अगली बड़ी रैली आगरा के अंदर होगी और लाखों लोग तैयार उसके अंदर होंगे। और उस रैली को, आगरा के अंदर उस होने वाली रैली को जाति उन्मूलन महासंग्राम का नाम दिया जाएगा। जो सहमत है दोनों हाथ खड़ा कर लें। जाति उन्मूलन महासंग्राम। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर डेट तय की जाएगी और आगरा के कोने कोने में के घर तक हम जाएंगे। पूरे आगरा के लोगों को इसी भूमि पर इकट्ठा करके जाति उन्मूलन का महासंग्राम उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के कोने कोने में लेकर जाने का संकल्प आगरा की इसी ऐतिहासिक भूमि से हम करने वाले हैं। उन लोगों के लिए चेतावनी है जो लोग हमारे जान के पीछे पड़े हैं, जो लोग हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं जो 80 और 20 की बात करते हैं। या तो जातिवाद को खत्म करने के लिए तुम सब लोग भी हमारे साथ आ जाओ, और अगर तुम जातिवाद को खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुए तो पूरा भारत अब चल पड़ा है बुद्ध की ओर। हम बौद्ध बनेंगे, पूरा भारत बौद्ध बनेगा। अरे हमारे तो पूर्वज बौद्ध थे, हमें बौद्ध बनना नहीं है। हमें अपने लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, अपने पुराने असली घर में, अपने धम्म में हमें वापस आना है। कोई व्यक्ति अगर अपने घर से निकल जाए, चलते चलते रास्ता भूल जाए, रास्ता भटक जाए और चलता चला जाए, उसे अपने घर का रास्ता याद ना रहे, तो क्या वो व्यक्ति कभी अपने घर वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। लेकिन अगर उस व्यक्ति की अचानक कुछ वर्षों के बाद याददाश्त वापस आ जाए और उसे अपने घर का रास्ता याद आ जाए और उसे याद आ जाए कि मेरे घर में मेरे पूर्वज बैठे हुए हैं, तो वो वापस अपने घर जाएगा या नहीं जाएगा? तो आप सब लोग वापस अपने बुजुर्गों के धम्म में वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे? दोनों हाथ उठा के तैयार है सब? तो अब जाति की ये जंजीरें टूट कर रहेंगी और उन जाति की जंजीरों को तोड़ने वाले महानायक कोई और नहीं होंगे, आगरा की भूमि के कट्टर सच्चे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही होंगे। हमारी बहनें होंगी, हमारी माताएं होंगी, हमारे भाई होंगे, हमारे युवा होंगे, हमारे बुजुर्ग होंगे। ये जाति की जंजीरें तो हम तोड़ के छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी कुर्बान करना पड़ जाए। मंत्री तो बहुत छोटी कुर्सी है, कोई 5 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई 1 साल के लिए बनता है। लेकिन जो सच्चा अम्बेडकर का सिपाही होता है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा सिपाही होता है, वो तो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में राज करता है। ये तुम्हें तय करना है, ये मेरे समाज के लोगों को तय करना है कि गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई कुर्सियां चाहिए या आजादी के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हुए समाज के ऊपर कुर्बान होने वाला स्वाभिमान का जीवन चाहिए। स्वाभिमान का जीवन चाहिए ना, तो वो आपको मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आज मैं आपको कह रहा हूं, खून देने की जरूरत नहीं है, केवल तुम अपनी अपनी जातियां को छोड़ दो
मैं तुम्हें स्वाभिमान का जीवन दूंगा। अपने बुजुर्गों के धम्म में, तथागत बुद्ध के धम्म में, जहां समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री है, जहां से पूरी दुनिया के लिए मानवता और शांति का संदेश गया, उसी अपने बुजुर्गों के गौरवशाली धम्म में, जो भारत को फिर से वही सोने की चिड़िया बनाएगा, जो हमारे देश भारत को फिर से वही गौरव प्रदान करेगा, उसी अपने बुजुर्गों के धम्म में, तथागत बुद्ध के धम्म में हम वापस आएंगे। और इसके साथ साथ इस साजिश को समझ लो, जब से हमारे लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहना मानकर पढ़ाई पर जोर दिया, और मैं इस बात को सच्चाई से जानता हूं, आगरा, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़, इस क्षेत्र में तो पढ़ाई पे इतना जोर दिया कि पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे दुनिया के अंदर पढ़े लिखकर अम्बेडकरवादी लोग इसी आगरा, अलीगढ़, हाथरस, इसी धरती से, इटावा, मैनपुरी, एटा, यहीं से निकल के पूरे दुनिया के अंदर आज राज कर रहे हैं। अरे अपनी गौरवशाली विरासत को पहचानो मेरे यार। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने का रास्ता बनाया, और उन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ के हम सब लोग आगे बढ़कर आए। तो उनको पेट में दर्द हो गया, जो हजारों साल तक उनके गुलाम थे, जो बिना पैसे के 15-15, 16-16 घंटे काम करते थे, जिनको केवल घर का बचा हुआ खाना मिला करता था। जब से इस डॉक्टर अंबेडकर ने इनके पढ़ने के रास्ते खोल दिए, इनको रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी, तब से इन गरीब परिवारों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने लगे हैं। अब चिंता ये इनको पैदा हो गई, 40 साल पहले इनको ये चिंता पैदा हो गई, अगर इसी तरह गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चे पढ़ते गए तो इनके खेतों में, इनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे। और 40 साल पहले इन्होंने षड्यंत्र शुरू किया। 40 साल पहले इन्होंने धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू किया, और प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए, और सरकारी स्कूल बंद होते चले गए। आज हाल ये है कि देश के अंदर मध्यम दर्जे के जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनके अंदर अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, तो शहरों के अंदर मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, सारे खर्चे अगर जोड़ लिए जाए तो केवल एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एक माँ बाप को 8 से 10 हजार रुपया चाहिए कि नहीं चाहिए। और हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, इसका मतलब केवल 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक परिवार को 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। जबकि अगर मैं अनुसूचित जाति जनजाति की बात करूं, माइनॉरिटीज की बात करूं, तो इनके तो 99.5% परिवार ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की हर महीने की इनकम जोड़ ली जाए तो 99.5% की इनकम 5,000 से लेकर 20,000 रुपए के बीच है। इसका मतलब अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के और माइनॉरिटी के लोग 99% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को केवल सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते। इसीलिए जानबूझ के गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर ना बने। जानबूझ के सरकारी स्कूलों को कमजोर किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आपके बच्चे पढ़ ना पाए। तो जितना आप आगे बढ़ने से बढ़ गए, अब आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। किसी वजह से मेहनत मशक्कत करके इंजीनियरिंग का, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम अगर पास भी कर लिया, आपने कर्ज करके कोचिंग भी करा दी, पास करने के बाद पता लगा इंजीनियरिंग में एडमिशन होना है, तो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 साल की फीस का खर्चा लगभग 2 लाख रुपया, हॉस्टल का खर्चा अलग, बाकी के सारे खर्चे अलग। सारे खर्चे जोड़ लें तो इंजीनियरिंग का 4 साल का कोर्स कराने के लिए एक माँ बाप को 12 से 15 लाख रुपया चाहिए। क्या हमारे 99.5% अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने बच्चों के 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना। इसका मतलब साजिश के तहत आपसे शिक्षा को छीन लिया है और इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें दोषी हैं। तो भाई ऐसी सरकारें क्यों चुन रहे हो? क्या चुनाव से पहले
हम सब लोग मिलकर घोषणा नहीं कर सकते। हम ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो पूरी तरह शिक्षा का खर्च उठाए। हम ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो पूरी तरीके से इलाज का खर्च उठाए। और जो सरकारें लोगों के पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए, लोगों के इलाज का खर्चा ना उठा पाए, ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी सरकारों को हम निस्ता नाबूद कर देंगे। इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। एक साजिश के तहत इन्होंने सरकारी उपक्रमों को प्राइवेटाइज कर दिया ताकि हमारे लोगों की नौकरियां लगनी बंद हो जाए। और आज हमारे लोगों की नौकरियां लगनी बंद हो गई हैं। आज नौकरियां नहीं है। और केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक की बात नहीं है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की भी बात करूं तो जनरल कैटेगरी के भी 90% लोग ऐसे हैं जो वो 12 से 15 लाख का अपने बच्चे का इंजीनियरिंग का, मेडिकल का पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते। 90% जनरल कैटेगरी के भी लोग ऐसे ही है जो अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते। लेकिन ऐसे जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं, चाहे वो दलित, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हो या जनरल कैटेगरी के गरीब मजदूर किसान हो, उन सबके लिए एक संदेश है कि भाई जितने ये धार्मिक जुलूस निकलते हैं जिसमें नंगी तलवारें लहराई जाती हैं, ये कावड़ की यात्राएं निकलती हैं, इसके अंदर जो युवा आगे चलता वो बच्चे किसके हैं? क्या किसी पूंजीपति के बच्चे उसमें देखे हैं? किसी बिजनेस क्लास के बच्चे उसमें कभी देखे हैं? किसी बड़े अफसर के बच्चे कभी उस जुलूस में देखे हैं? दंगे में मरने वाला कौन है? दंगे में मारने वाला कौन है? मारने के बाद जेल में जाने वाला कौन है? और उसके केस लड़ने में अपने घर को बेचकर पूरा पैसा वकील को देने वाला कौन है? अगर इसकी जांच करोगे तो 100% लोग गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, आप ही मरने वाले, आप ही मारने वाले, आप ही जेल जाने वाले। और जो पीछे से दिमाग चलाता है, जो दंगे कराता है, जो धार्मिक उन्माद करता है, जो जाति और धर्म के नाम पे नफरत पैदा करता है, उनके बच्चे किसी धार्मिक जुलूस में, किसी जलसे में, किसी दंगा फसाद में उनके बच्चे नहीं मिलेंगे। तो भैया इस साजिश को समझ लो। ये साजिश पूरे भारत के दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, अल्पसंख्यक के, आप सबके खिलाफ रची है। उन्हीं पूंजीपति लोगों की रची हुई साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश करना होगा। क्या आप लोग तैयार हैं? बहुत जल्दी आपको कॉल दी जाएगी। अगली बड़ी सभा लाखों की संख्या के अंदर इसी आगरा के अंदर होगी। जो हमने अभी कुछ देर पहले बोला, जाति उन्मूलन महासंग्राम का वो महाआंदोलन आगरा की भूमि से शुरू होगा। जल्दी हम आपको बताएंगे। और इस लड़ाई को जीतने से पहले हम लोग मरने वाले नहीं हैं। जो लोग वो जान से मारने की धमकी दे रहे, वो राजेंद्र गौतम को तो मार सकते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों राजेंद्र गौतम पैदा हो गए हैं। मानवर कांशीराम साहब द्वारा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा, बुद्ध प्रिय मौर्य जी द्वारा, न जाने कितने हमारे महापुरुषों द्वारा हमारे जैसे करोड़ों लोग पैदा कर दिए गए हैं। एक राजेंद्र गौतम को मार पाओगे, लेकिन अम्बेडकरी विचारधारा, मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा को आप नहीं मार सकते। ये विचारधारा जीतेगी। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लेकिन इसके लिए एक ही संकल्प है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान?